हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के स्टैब्लिशमेंट के बारे में डिस्कशन किया और उसके इस्टेब्लिशमेंट बैकग्राउंड को हम लोगों ने समझा था। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो रीजनल ऑफिसेस हैं, उसका फंक्शन है और उससे संबंधित जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो उसके घटक हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या है? ये भारत में स्कूल एजुकेशन की एक अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्थात भारत में विद्यालयी शिक्षा की सर्वोच्च जो संवैधानिक संस्था है उसे ही हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान या परिषद के रूप में जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया कि शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 1961 में जो तत्कालीन शिक्षा से जुड़े हुए, विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए 7 संस्थान थे, उन 7 संस्थानों को आपस में मर्ज करके ये संस्था बनाई गई थी। आज हम लोग इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हम पहला पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन है इसके रीजनल ऑफिसेस के बारे में या रीजनल सेंटर्स के बारे में। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं और कब खोले गए, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली बात कि डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो रीजनल सेंटर्स खोले गए वो खोले गए 1963 में। तो 1963 में इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं। अब क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है जितने की इसमें लेटर्स हैं, अर्थात एनसीईआरटी का जो एब्रिविएशन है उसमें 5 लेटर्स हैं, तो इसके 5 ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जैसा कि एनसीटी में 4 लेटर्स थे तो उसके 4 कार्यालय थे। तो अब वो 4 कार्यालय हैं क्या क्या? पहली चीज, सबसे पहला है RIE, अर्थात हम इसको कह सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। सबसे पहला तो ध्यान रखें कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है एनसीईआरटी के वो RIE के नाम से जाने जाते हैं और कितने RIEs हैं? 5 हैं। तो अब यहां पर हम दूसरा जो नाम लिखेंगे वो होगा RIE भोपाल। तीसरा जो होगा वो होगा RIE भुवनेश्वर। चौथा जो होगा वो होगा RIE शिलोंग, जो अब क्या है, यूमियाम में है। अब इसका नाम यूमियाम हो गया शिलोंग से। और 5वां जो आखिरी है वो है RIE अजमेर। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय किस नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहली बात, जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो जाने जाते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, अर्थात क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और भारत में RIEs कितनी हैं? RIEs है 5, और वो RIEs जो 5 हैं वो क्या है? वो रीजनल सेंटर है एनसीईआरटी के। एक दूसरी बात, ये जितनी भी RIEs हैं ये फॉर्मली जो नोम थे, आज इनको हम RIEs कह रहे हैं, पहले ये जो थे वो रीजनल कॉलेजेस थे, यानी ये पहले क्या थे? RCEs कहलाते थे।
नोन एज, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मली RIs फॉर्मली नोन एज RIs formally known as RCE यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने जाते थे टिल 9495। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से कि ये जो RIs हैं ये पहले RCEs के नाम से जानती थी, RCEs के नाम से यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्रीय कार्य कॉलेज हैं तो रीजनल कॉलेज के नाम से जाने जाते थे। आज इनका नाम रीजनल इंस्टीट्यूट्स है। और ये नाम कब बदला? 1994-95 में। तो 1994-95 तक जितने भी NCERT के सेंटर थे उनको रीजनल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 1994-95 इन रीजनल कॉलेज का जो नाम है वो बदल करके रीजनल इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और जो ये शिलोंग का कार्यालय है इसको हम RI नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, तो इसका जो है NE भी कह लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का ये सेंटर है शिलोंग का। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके क्षेत्रीय कार्यालय से। पहली बात, NCERT के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 1963 में खोले गए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के थ्रू, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। दूसरी बात, NCERT के क्षेत्रीय कार्यालयों की जो संख्या है वो है 5, जितने की इसके एब्रीविएशन में कैरेक्टर है। NCERT के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय थे वो 1963 से लेकर के 1994-95 तक रीजनल कॉलेज के नाम से जाने जाते थे। 1994-95 रीजनल कॉलेजेस का नाम बदल करके रीजनल इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और जो शिलोंग का सेंटर है NCERT का वो नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है और वो आजकल शिलोंग से हट करके यूमियाम में जो है वो शिफ्ट हो गया। ये कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको याद करें? तो यहां पर क्या है, ये M है, ये क्या है, B है, ये B है, ये S है और ये A है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है MBBS A, अर्थात MBBS विद A ग्रेड। तो इसको याद कैसे करेंगे? अर्थात NCERT का मतलब है कि MBBS अर्थात जो मेडिकल कोर्स है MBBS विद A ग्रेड, उसकी ट्रिक है याद करने की कि जैसे हम JBB के थ्रू हमने NCT के सेंटर से याद किए, BBGPA के हाल के थ्रू हम लोग UGC के सेंटर याद करते हैं, ठीक इसी तरीके से MBBS A यानी मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलोंग विद अजमेर, ये इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं। 1994-95 के पहले 1963 से लेकर के ये रीजनल कॉलेजेस के नाम से जाने जाते थे और 1963 में ये कार्यालय खोले गए। एक यहाँ पर जो उसके फंक्शंस को जानने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। इसके जैसे 7 संस्थाओं को मिलाकर के बनाया गया NCERT, तो आज अकल इसके कितने घटक जो है वो संस्थान है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कितनी हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट या इसके घटक संस्थाएं या घटक इकाइयां कितनी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ NCERT यानी NCERT के जो घटक इकाइयां कितनी है यहाँ पर,
तो 7 संस्थाओं को जब मिलाया गया तो उससे कितनी संस्थाएं निकल करके आई, क्या एक ही संस्था है? तो ध्यान रखें कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है या जो इसकी घटक इकाइयां हैं वो है टोटल 8। अब वो 8 कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो 5 तो हमारी क्या है? आरआईज है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। जो दूसरा संस्थान है वो है इनका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात जिसे हम कहते हैं यहां पर CIET, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इसकी स्थापना होती है 1984 में न्यू दिल्ली। तो ये इसका दूसरा संस्थान है। और ये क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या है? एपेक्स बॉडी ऑफ ET यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ET इन इंडिया। इसके बारे में ध्यान रखें, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भारत में शैक्षिक तकनीकी की या ऑडियो विजुअल आर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था है ET CIET, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तीसरी जो इसकी घटक है यानी 5 1 6, 7वां जो घटक है वो है CIVE, अर्थात हम इसको कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 95 में, और ये कहाँ पर है? भोपाल में। और इसको आजकल जो है हम किस नाम से जानते हैं? इसको नाम और भी जानते हैं, इसको हम पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इस नाम से भी जानते हैं। और ये है क्या? अपेक्स बॉडी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। और 8वां जो इसका घटक है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो 1947 में बना था। तो टोटल जो अगर हम NCERT के टोटल आज के समय में घटक देखें, इसके संस्थान देखें, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस देखें, तो वो 8 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 5 तो हमारे क्षेत्रीय संस्थान है, और 3 जो है यानी 3 में से क्या है? एक CIET है, CIVE है, और यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी NIE है। यहाँ पर इसको हम NIE कह सकते हैं। तो ये 3 और ये 5 मिलकर के कुल 8 घटक हैं। तो 7 संस्थानों को विलय करके NCERT जरूर बनाया गया था 1961 में, लेकिन आज के समय भी ये संस्था काफी व्यापक और काफी जो है वो वृहत हो चुकी है। और इस संस्था से अटैच्ड या इस संस्था से 8 इसकी घटक संस्थाएं हैं, जिसमें से 5 तो क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि 3 यानी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, वो भारत में शैक्षिक तकनीकी की सबसे बड़ी संस्था है, वो इससे अटैच्ड है। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा की स्कूलिंग लेवल पर व्यावसायिक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है भोपाल की, वो इससे अटैच्ड है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय जो शैक्षिक शिक्षा संस्थान है, वो इसका घटक अंग है। हालांकि ये बहुत पुराना घटक है जो आज भी काम कर रहा है। तो ध्यान रखें कि कभी कभी एग्जाम में इसके घटक इकाइयां पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ पर ये 7, 5 और 8 की फिगर आपको ध्यान में रखना है।
सात की फिगर कहाँ पर है? सात की फिगर वहां पर है जहां पर विलय की बात होती है। तो 1961 में 7 संगठनों, 7 संस्थानों को आपस में मिला करके एनसीईआरटी फ्रेम की गई। 1963 में इसने अपने 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले, जिन्हें हम पहले रीजनल कॉलेज के नाम से जानते थे। 94-95 में इनका नाम बदल करके रीजनल इंस्टीट्यूट कर दिया गया, और बाद में क्रमशः इससे और भी संस्थाएं जोड़ी गई, जिसमें से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये 8 संस्थाएं वर्तमान में, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में एनसीईआरटी से संबद्ध कितने संस्थान कार्यरत हैं, अगर उसकी संख्या पूछी जाए तो वो 8 है। और अगर उन संस्थाओं के नाम पूछे जाएं तो 5 उसके रीजनल इंस्टीट्यूट्स, CI, VE, CIET और NIE, ये 8 संस्थाएं हैं जो NCERT से प्रेजेंट टाइम में एफिलेटेड है या उससे संबंध रखती है या उसकी घटक संस्थाओं के रूप में संबोधित की जाती हैं या कार्य कर रही हैं। चलिए, तो घटक संस्थाओं को समझने के बाद हम इसके एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर और डिस्कशन करते हैं एनसीईआरटी के, और वो है इसके कार्यप्रणाली या इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस तो जाहिर सी बात है, अगर एनसीईआरटी का जो संबंध है वो स्कूल एजुकेशन से है, तो इसके फंक्शंस भी कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन से ही जो है वो जुड़े होंगे। अब उस फंक्शन में सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, अगर हम उसको बिंदुवार लें, सबसे पहला फंक्शन है कि ये जो संस्थान है वो स्कूल शिक्षा में जो गुणात्मक उन्नति है, यानी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्किल एजुकेशन के रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये एडवाइस करती है, अर्थात वर्क एज एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो स्टेट गवर्नमेंट फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन अ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये एक सलाहकार निकाय के रूप में, एक सलाहकार संस्था के रूप में, केंद्र सरकार की सलाहकार संस्था, और राज्य स्तर पर ये इसकी जो एक सब्स्टिट्यूट है वो है एससीईआरटी। तो राज्य स्तर पर इसकी जो इकाई है, इसकी जो ब्रांच है वो एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना NP 1986 की रिकमेंडेशंस पर हुई। तो उसके आधार पर जो है वो राज्य स्तर पर राज्य सरकारों को और सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार को जो है उस विद्यालय शिक्षा के बारे में ये सुझाव देती है। तो सबसे पहला काम है इसका जो है टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर improvement या फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालय शिक्षा के बारे में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सलाह मशविरा देना, उनको सलाह देना। दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन उसका सार्वभौमिकरण करना। और उसी के रेफरेंस में इसने क्या चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था सन 2000 में। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और सर्व शिक्षा अभियान 2000 में एनसीईआरटी से ही स्पॉन्सर्ड जो था वो कार्यक्रम था, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है प्रिपेयर NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर
स्कूल एजुकेशन। और जो अभी काम कर रहा है वो NCF 2005 कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने NCF को बदलने की बात की है, तो अब NCF 2020, 21, 22 डेवलप होगा। लेकिन जो NCF बनता है यानी विद्यालय शिक्षा की जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है उसका निर्माण NCERT करती है। और अभी उसने जो यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में जो NCF 2005 बना था वही अभी लागू है। लेकिन 15 साल बीत जाने के कारण अब फिर से विद्यालय शिक्षा को, चूंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रिफॉर्म किया है, इसलिए अब इसमें बदलाव जल्द ही हमको देखने को मिलेगा। लेकिन NCF बनाता कौन है, उसको विकसित कौन करता है, तैयार कौन करता है, NCERT करती है। फिर चौथा महत्वपूर्ण इसका जो कार्यक्रम है वो है प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च पेपर। तो जो टेक्स्ट बुक है यानी NCERT बुक्स तैयार करती है और उनका प्रकाशन कराती है। जो CBSE के स्कूल होते हैं, तो CBSE के जितने से CBSE से एफिलेटेड या संबद्ध विद्यालय होते हैं वो NCERT की किताबें ही जो है अब वो फॉलो करते हैं, या NCERT बुक्स को ही जो है वो फॉलो करते हैं। तो NCERT का जो है वो विद्यालय शिक्षा के बारे में क्वालिटेटिव बुक्स तैयार करना, अच्छी किताबें बनाना हर विषयों से, तमाम विषयों से संबंधित, और फिर उन पुस्तकों का सर्कुलेशन कराना, उनका प्रकाशन कराना, और साथ ही साथ शोध पत्रों का भी ये प्रकाशन कराती है। आगे रिसर्च को ऑर्गेनाइज कराना, उसको कोऑर्डिनेट करना स्कूल लेवल पर। तो चूंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो इसमें टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित भी कुछ बातें आ जाती हैं और रिसर्च से संबंधित भी कुछ बातें आती हैं। तो ये शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण तीनों से संबंधित संस्था है। तो इसके कार्यों में तीनों चीजों का ही झलक हमको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रमुख रूप से जो उसके कार्यों में अब तक ध्यान रखना है कि वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए विद्यालय शिक्षा के बारे में एक सलाहकार निकाय के रूप में, एक सलाहकार संस्था के रूप में भी काम करती है NCERT। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भी काम करती है, जिसके अंतर्गत इसने महत्वपूर्ण जो काम किया वो मिड डे मील भी जो हो सकता है और सर्व शिक्षा अभियान को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। फिर NCF का निर्माण करना, उसको तैयार करना इसके प्रमुख कार्यों में है। फिर उसका मॉडल टेक्स्ट बुक, आदर्श किताबें और शोध पेपर जो है पब्लिश कराना, आगे हम उनके जर्नल्स की लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये उसके प्रमुख कार्यों में आता है। पांचवा एक महत्वपूर्ण कार्य है डेवलप या ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड coordination of research related to स्कूल एजुकेशन, अर्थात विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है वो शोध का आयोजन और उसका समन्वय कराना, शोध को संगठित और उसको समन्वित कराना भी NCERT के प्रमुख कार्यों में आता है। एक लास्ट कार्य भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज। NCERT कल्चरल डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों के, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी एक अंतःक्रिया करती है, एक कोलैबोरेशन करती है, उनके साथ समझौता करती है विद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए। तो एक आखिरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन with other countries for cultural development, for cultural and educational
डेवलपमेंट, अर्थात सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु दूसरे देशों के संगठनों से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना भी एनसीईआरटी के कार्यों के अंतर्गत आता है। तो महत्वपूर्ण कार्य आपको समझ में आ गए हों कि पहला, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सलाह देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, तीसरा एनसीएफ का निर्माण करना, चौथा जो है वो टेक्स्ट बुक्स का यानी विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है वो अच्छी किताबों, क्वालिटेटिव बुक्स को तैयार करना, उनका प्रकाशन कराना, शोध पत्रों का प्रकाशन कराना, शोध को, विद्यालय शिक्षा से संबंधित शोध को बढ़ावा देना एवं शोध समन्वय कराना, और सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो है वो समझौता करना या उनके साथ संधि या टेरिटरी करना भी एक तरीके से एनसीईआरटी के कार्यों का एक भाग है। चलिए, अभी इसमें हम लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस की बात की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि एनसीईआरटी कई तरीके के जो जर्नल्स हैं उन जर्नल्स का प्रकाशन कराती है, तो उन जर्नल्स के सीधे सीधे जो है वो नाम पूछ लिए जाते हैं। तो फंक्शंस के बाद हम एक तीसरी चीज डिस्कस करें यहाँ पर, चौथा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके रीजनल सेंटर्स डिस्कस किए, रीजनल सेंटर्स के बाद हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को डिस्कस किया, फंक्शंस को डिस्कस किया। अब चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी इसके जर्नल्स। कई बार इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जर्नल्स ऑफ एनसीईआरटी कई तरह के जर्नल्स निकालती है, और वो जर्नल्स क्या है, क्वार्टरली बिहाफ पर भी है, हाफ ईयरली बिहाफ पर है। तो हम सबसे पहले इसके क्वार्टरली जर्नल्स की बात कर रहे हैं। क्वार्टरली जर्नल्स कितने हैं, उनके नाम। सबसे पहला जो जर्नल्स क्वार्टरली निकलता है वो है भारतीय आधुनिक शिक्षा, ये नाम है। दूसरा यहां पर है प्राथमिक शिक्षक, तीसरा जो जर्नल है द प्राइमरी टीचर, इंग्लिश में निकलता है। चौथा है स्कूल साइंस, पांचवा है इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन या जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, यहां पर लिखेंगे जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, और पांचवा है इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये हमारे जो 6 जर्नल्स हैं ये क्वार्टरली यानी 3 मंथ पर जो है वो निकलते हैं, प्रत्येक 3 महीने बाद इनका प्रकाशन जो है वो एनसीईआरटी करती है। इसके बाद हाफ ईयरली बेसिस पर भी इसका एक जर्नल निकलता है, और वो है इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। और ये जो इंडियन एजुकेशनल रिव्यू है ये बुच सर्वे का ही जो है वो न्यू नेम है, जो क्वार्टरली बिहाफ पर निकलता है, इस बात का ध्यान रखें। और एक जो है इनका ऑनलाइन जर्नल भी आता है, जो ऑनलाइन जर्नल है वो है वॉइस ऑफ टीचर एंड टीचर एजुकेशन।
तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। कई दफ़ा सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जर्नल है वो एनसीईआरटी से संबंधित है या नहीं है। तो इवन ऑड का क्वेश्चन जिससे फ्रेम होता है तो आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि बहुत सारे शोध प्रपत्रों का, शोध जर्नल्स का प्रकाशन एनसीईआरटी करती है, जिसमें से त्रैमासिक बेसिस पर भी है और अर्धवार्षिक बेसिस पर भी है। त्रैमासिक बेसिस पर जो जर्नल्स प्रकाशित होते हैं उनका नाम है भारतीय आधुनिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षक है, सॉरी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक, द प्राइमरी टीचर, ये इसका हिंदी वर्जन, इसका इंग्लिश वर्जन, स्कूल साइंस, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और हाफ ईयरली बेसिस पर जो आता है वो आता है इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। और ये है क्या, एक तरीके से जो एमबी बुच सर्वे था उसी का ये नया नाम है। एमबी बुच सर्वे जो होता था तो उसी का ये नया नामकरण है, इस बात का आपको ध्यान में रखना। और एक सबसे जो लेटेस्ट ऑनलाइन, चूंकि ये ध्यान रखिए कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वॉइस ऑफ टीचर एंड टीचर एजुकेशन किसका जर्नल है, तो ये क्या है, एक ऑनलाइन जर्नल है एनसीईआरटी का। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम एनसीईआरटी क्या करती है, कई तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है या इसके संबंधित कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक एनसीईआरटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हम उसकी चर्चा करते हैं, और वो प्रोडक्ट है नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। तो एक 5वां पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम यानी NTSS। इसके बारे में जरा पूछते, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछा गया, यानी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रोग्राम जो है ये इनका, और ये 1963 से चल रहा है, ध्यान रखें। कई बार इसका ईयर पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो कार्यक्रम है वो किसका है और ये कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम है क्या। तो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम क्या है, तो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम 1963 से एनसीईआरटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ये है क्या, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एनसीईआरटी फॉर सर्चिंग टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 में अध्ययनरत जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की खोज के लिए, उनकी पहचान के लिए चलाया जाने वाला ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक एग्ज़ाम होता है, एक नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है। और फिर इसमें क्या है, एक मंथली स्कॉलरशिप, एक फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंट दिया जाता है, एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंथली स्कॉलरशिप के थ्रू हायर एजुकेशन के लिए। तो ये है क्या, सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में जान लें कि व्हाट इज NTSS। अगर आपसे पूछा जाए NTSS क्या है तो आप कहेंगे इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम of NCERT for searching talented students of class 10th and 12th। बस इतना आपको बताना कि कक्षा 10 यानी जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर की ये परीक्षा होती है। और ये है क्या, फ्लैगशिप का मतलब ये इसका मेजर प्रोडक्ट यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो NTSS जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एनसीईआरटी का, और ये क्या काम करता है, फॉर सर्चिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चिन्हित और उनकी खोजने के हेतु राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो है परीक्षा आयोजित होती है। अब होता क्या है इसमें,
प्रोवाइड मंथली स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडी। इसमें उच्च अध्ययन हेतु या आगे पढ़ने हेतु मंथली जो है वो छात्रवृत्ति इन बच्चों को दी जाती है। और इस प्रोग्राम में, इस परीक्षा में एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी है कि भाई 15% एससी को, 7.5% जो है एसटी को, 3% या 4% जो है वो पीएच को, तो पूरे रिजर्वेशन के साथ ये जो है वो परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो चयनित विद्यार्थी होते हैं उनको एनसीईआरटी की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए, हायर लर्निंग के लिए एक मंथली जो है स्कॉलरशिप दी जाती है आगे प्रमोट करने के लिए, तो आगे उनको एक आर्थिक रूप से जो है वो सहायता उपलब्ध कराता है। ये इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। चलिए, तो इसको ध्यान रखने, इसमें क्या है, ये करता क्या है, ये है क्या, इसके है क्या, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। 1963 में, 1963 में स्टार्ट किया और इसमें होता क्या है, मंथली स्कॉलरशिप दी जाती है। चलिए, इसी तरह एक इनका और प्रोग्राम है, एक चलता है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स कह सकते हैं, डीएमएस के बारे में बात करते हैं। तो ये छठा एक इनका पढ़ लेते हैं, डीएमएस क्या है, फुल फॉर्म इसका ध्यान रखें, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स। तो ये डीएमएस क्या है और इसका एनसीईआरटी से क्या संबंध है। तो सबसे पहली चीज ये जान लें कि ये है क्या डीएमएस। इट इज अ इंटरनल पार्ट्स ऑफ आरआईज, अर्थात जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट हैं उनका ये इंटरनल पार्ट है, उनका एक आंतरिक भाग है। सबसे पहले तो अगर सब बड़ा सिंपली आपको बताना है तो ये बता सकते हैं कि मल्टीपर्पज स्कूल, जो सीधे सीधे कई दफा पूछ लिया जाता है कि मल्टीपर्पज स्कूल से आप क्या समझते हैं, तो मल्टीपर्पज स्कूल जो है वो एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ आरआईज होते हैं। आरआईज का या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो 5 आरआईज हैं उनका ये आंतरिक भाग है। ये है क्या एक्चुअल में मल्टीपर्पज स्कूल, ध्यान रखें, ये है क्या, ये है सीबीएसई एफिलेटेड क्लास 1 to 12th स्कूल ऑफ both English and हिंदी मीडियम। अर्थात ये सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 12 तक की जो है वो शिक्षा प्रदान करने वाले अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के क्या है, ये विद्यालय, यानी हर आरआईज के साथ ये विद्यालय अटैच्ड होते हैं। और ये विद्यालय क्या होते हैं, सीबीएसई से संबद्ध होते हैं और कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा संचालित करते हैं, क्रमशः हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी। तीसरी बात इनके बारे में ध्यान रखना है कि वर्क एज लैबोरेटरीज स्कूल, फॉर आरआईज। चूंकि एनसीईआरटी बहुत सारे रिसर्च खुद कंडक्ट करती है, बहुत सारे रिसर्च कराती है और वो रिसर्च स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और टीचर एजुकेशन से भी रिलेटेड होते हैं। तो अध्यापक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा के बारे में बहुत सारे शोध कराती है एनसीईआरटी, और वो शोध उसके अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में भी होते हैं। और उन क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्यालय शिक्षा, चाहे वो किसी विधि को लेकर के हो
चाहे वो पाठ्यक्रम में किसी नए कंटेंट को, कोर्स ऑफ स्टडी को लेकर के हो, क्योंकि उसको पाठ्यक्रम भी बनाना, उसको किताबें भी बनानी है। तो इसलिए क्या है, वो प्रयोगशाला विद्यालयों के रूप में सीबीएसई से संबद्ध इन विद्यालयों का मल्टीपर्पज स्कूल का इस्तेमाल करती है। और जो आरआईज में, चूंकि आरआईज कोर्स भी कराती है, यहाँ बीएड प्रोग्राम भी चलता है, एमएड प्रोग्राम भी चलता है, अध्यापक शिक्षा के तमाम कार्यक्रम चलते हैं। तो वो जो बीएड एमएड के स्टूडेंट यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस टीचिंग होती है, उनकी जो इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप इन्हीं मल्टीपर्पज स्कूल्स में होती है। उनको इंटर्नशिप करने के लिए कहीं बाहर या दूसरे विद्यालय नहीं जाना पड़ता। तो वो अपने बच्चों से ही, यानी वो जो उनके कैंपस से ये जुड़े हुए विद्यालय होते हैं, हर आरआईज से अटैच उनके मल्टीपर्पज स्कूल होते हैं, जो आरआईज के लिए एक तरीके से लेबोरेटरी के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं। और इन्हीं प्रयोगशालाओं रूपी जो ये मल्टीपर्पज स्कूल होते हैं अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के, यहीं पर आरआईज में अध्ययनरत विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी जाकर के अपनी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल टीचिंग होती है, जो इंटर्नशिप होती है, जो फील्ड एक्टिविटीज होती है, जो उनकी अपनी रिसर्चेज होती हैं, पीएचडी जो यहाँ से करते हैं, वो सारे काम इन्हीं स्कूलों में जाकर के वो लोग करते हैं। और इसी कारण इनको हम लेबोरेटरीज का नाम दे रहे हैं। तो मल्टीपर्पज स्कूल क्या होते हैं? मल्टीपर्पज स्कूल एनसीईआरटी से संचालित, सीबीएसई से संबद्ध कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा संचालित करने वाले हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं। और ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, एक इंटरनल पार्ट के रूप में, एक इंटरनल बॉडी के रूप में काम करते हैं। और आरआईज इन्हें एज अ लेबोरेटरी स्कूल कंसीडर करते हैं। एज अ लेबोरेटरी स्कूल का मतलब है कि आरआईज में जो रिसर्चेज होती हैं, उन रिसर्चेज के लिए जो हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है, जो प्लेस चाहिए होता है, जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो सारा कुछ इन्हीं जगहों पर जाकर के, इन्हीं मल्टीपर्पज स्कूल्स में जाकर के, या जो ये डीएमएस होते हैं, यहीं पर जाकर के आरआईज के स्टूडेंट, उनके फैकल्टी मेंबर्स अपना वो कार्य कंप्लीट करते हैं। तो गाइज, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपर्पज स्कूल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपर्पज स्कूल्स क्या होते हैं? आरआईज से अटैच्ड होते हैं, सीबीएसई से संबद्ध होते हैं, कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा संचालित करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में अलग अलग ये चलते हैं। और ये आरआईज के लिए लेबोरेटरीज स्कूल का काम करते हैं, अर्थात आरआईज में जो स्टूडेंट अध्ययन करते हैं, वो यहीं पर जाकर के, इन्हीं मल्टीपर्पज स्कूल्स में जाकर के अपने टास्क को आप कंप्लीट करते हैं या वहीं पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं और जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एक, अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे सीधे, तो कला उत्सव की बात एक आती है। ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया वो 2017 में स्टार्ट किया। थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा कर लेंगे। ई पाठशाला के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा हम नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर लेंगे। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज।
2013, 2016, 1993, ठीक है, और इसका कोई ईयर स्पेसिफाइड नहीं है। तो एनसीईआरटी से संबंधित कुछ और भी घटक हैं, कुछ कार्यक्रम, जैसे कला उत्सव की बात की जाए। कला उत्सव क्या है? ये सेकेंडरी लेवल के लिए प्रोग्राम चलाया गया, यानी सेकेंडरी लेवल का ये प्रोग्राम है। तो माध्यमिक स्तर पर यह संचालित कार्यक्रम है कला उत्सव, और इसमें क्या था, जो भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत से जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको परिचित करवाना। तो ये एनसीईआरटी क्या है, कला उत्सव नामक कार्यक्रम के द्वारा 2017 से माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उससे परिचित करवाने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और यहाँ पर भारत की जो पुरातन संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो आर्ट है, जो फोकल है, लोकल लैंग्वेज है, लोकल गीत हैं, कला, संगीत, साहित्य से तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत, वो हम माध्यमिक विद्यार्थियों को उससे हमें परिचित करवाना है, रूबरू कराना है, ताकि उनका संरक्षण हो सके, उनका कंजर्वेशन हो सके। ई पाठशाला क्या है? ये पाठशाला एक वेब पोर्टल है, जहाँ पर क्या है, बच्चों को विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है वो ई कंटेंट मिलेगा। तो वेब पोर्टल है, और यहाँ पर क्या है, ई लर्निंग कंटेंट, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का ई लर्निंग कंटेंट ई पाठशाला पर अवेलेबल है। तो ये क्या है, एक तरीके से एनसीईआरटी द्वारा डेवलप किया स्कूल एजुकेशन के लिए एक वेब पोर्टल है, जहां पर स्टूडेंट को ई लर्निंग कंटेंट आसानी से मिल जाता है। फिर नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, 1993 में स्टार्ट किया गया। ये भारत में जनसंख्या शिक्षा और एडोलेसेंस एजुकेशन, इसका संबंध दो तरीके से है। पॉपुलेशन एजुकेशन से तो है ही है, एडल्ट एजुकेशन से भी है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन की, और ये जो प्रोग्राम चलाया गया है, ध्यान रखें कि ये प्रोग्राम चलाया गया IRIE अजमेर के द्वारा। तो RIE अजमेर का ये कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने क्षेत्रीय भारत में जो है वो जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, यानी है प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो उसका एक्सटेंशन करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत हम जो है वो जो साइंस में बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, जो क्रिएटिविटी है, जिनके अंदर कुछ अलग है, प्रतिभा है विज्ञान को लेकर के, तो विज्ञान से संबंधित जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी खोज के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया गया, और इसमें उनकी परीक्षा आयोजित करके उनको चिन्हित करके उनको विकसित करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। फिर है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। यहाँ पर क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, ये ई लर्निंग कंटेंट पोर्टल है। ओपन सोर्स कैटेगरी का, अर्थात यहाँ पर भी जो है कोई भी यहाँ पर क्या है, ई पाठशाला में एनसीईआरटी खुद डेवलप करके कंटेंट लेकर के आती है। यहाँ पर भारत का एक तरीके से इसको हम जैसे दीक्षा प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके तहत है, एक तरीके से ये ओपन सोर्स है। यहाँ पर एक टीचर्स जो है वो विद्यादान कह सकते हैं। अभी अब इसका अगर हम नया नाम यूजीसी के लेवल पर बात करें तो यूजीसी ने जो विद्यादान कंटेंट चलाया, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई क्वालिटेटिव लर्निंग कंटेंट डिजाइन करके वो वहाँ पर डाल सकता है, जहाँ जाके दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से भंडार है, एक रिपोजिटरी है, नेशनल लेवल की रिपोजिटरी है फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए। तो कोई भी अधिगम सामग्री यहाँ पर आपके पास है, अगर वो गुणवत्तापूर्ण है और आपको लगता है कि इससे जो है विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग लाभान्वित हो सकता है, तो आप उसको इस पोर्टल पर अपलोड करके उसको राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, हो जाएंगे आसानी से। तो गाइज, ये था हमारा एनसीईआरटी का जो फंक्शन है, उसके जो घटक संस्थाएं हैं, उससे प्रकाशित जो उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उससे प्रकाशित जो तमाम
जर्नल्स हैं उनके नाम हम लोगों ने डिस्कस किए, और उससे संबंधित चाहे वो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम हो या मल्टीपर्पज स्कूल रहे हों, कला उत्सव रहा हो, इन सब बातों को आप छोटी छोटी ध्यान में रखें, शायद एग्जाम में इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं गाइस। अगली क्लास पर एक नई नियामक संस्था के साथ उपस्थित होंगे, उस पर एक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।